Hello student, welcome to Design Solution. I am your guide. Today we are talking about automotive design course. Why should you consider this course or not? सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिजाइनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है और डिजाइनिंग किसको बोलेंगे। अगर सिंपल टर्म्स पे देखा जाए तो डिजाइनिंग को सॉल्यूशन बोलेंगे। पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको एक डिजाइन की नीड होगी, पर्टिकुलर एक प्लान की नीड होगी जिसके थ्रू आप इजीली उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे एक ह्यूमन है जिसको एक सम डिस्टेंस अचीव करनी है, ठीक है। इस डिस्टेंस अचीव करनी है तो वो वॉक करके जा सकता है, वो टाइम टेकन प्रोसेस होगी। बट वहीं पर एक मैकेनिकल सॉल्यूशन बनाया, मैकेनिकल विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म एक डिजाइन ऐसा रेडी किया गया जिसकी हेल्प से आप उस डिस्टेंस को लेस टाइम में अचीव कर पाएंगे। आप यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक बंदा साइकिल से चल रहा है। यहाँ पे अगर वो पैदल जाए और कुछ डिस्टेंस को अचीव करे तो उसमें टाइम लगेगा। बट वहीं पर देखा जाए तो यहाँ पे देखो आप, इसका जो मैकेनिज्म येलो स्ट्रिप से जो लिंकेज से जो दिख रहा है आपको, ये 4 बार क्रैंक मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर एक डिजाइन है 4 बार क्रैंक की, उसकी हेल्प से वो डिस्टेंस को कम समय पे अचीव कर पा रहा है। तो एक प्रॉब्लम क्या थी इस बंदे के लिए कि एक लॉन्ग डिस्टेंस को कम टाइम में अचीव करना। तो उसके लिए एक मैकेनिज्म रेडी किया गया, एक डिजाइन रेडी की जिसकी हेल्प से वो आधे से भी कम समय में उस डिस्टेंस को अचीव कर पा रहा है। तो सिंपली डिजाइन का मीन यही होता है, ठीक है। डिजाइन अब इसके आगे बात करेंगे कि हिस्ट्री क्या है डिजाइनिंग की, ठीक है। डिजाइनिंग की अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो डिजाइनिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यूरोपियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो 18th सेंचुरी पे आया था, वहां से डिजाइनिंग का शुरुआत हुआ था। जब इंडस्ट्री शुरू में सेट हो रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है, उस टाइम आपका डिजाइन का कॉन्सेप्ट आया और डिजाइन को रियल लाइफ में देखा गया, ठीक है। बट उस टाइम तक क्या डिजाइन इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। बट जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया 19th सेंचुरी के अंदर, 1914 टू 1918 में, तो वहां पर क्या पावर की ज्यादा नीड थी, ठीक है। पावर की ज्यादा नीड थी जिससे वॉर को जीता जा सके, ठीक है। उसके कारण ज्यादा पावर की नीड थी, तो एक इफिशियंट सॉल्यूशन बनाने के लिए, इफिशियंट पावर जनरेट करने के लिए, मैकेनिकल डिजाइन को इफेक्टिव बनाने के लिए अपन ने और इफिशियंट तरीके से डिजाइन बनाना सीखा विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग, मैथ्स, फिजिक्स, काइनेमेटिक्स की हेल्प से डिजाइन को और इफिशियंट बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखें, जब डिजाइन पहले जो डिजाइन करते थे जब कंप्यूटर्स नहीं थे अपने पास, तो यहाँ पे देखिए आप इमेज के थ्रू देख पा रहे होंगे कि आप ड्राइंग बोर्ड पे, यहाँ पे देखिए स्केच बोर्ड पे ड्राइंग पेपर लगा के आपका मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से और आपका राइट एंगल्स है, इसकी हेल्प से, पेंसिल्स, रबर की हेल्प से डिजाइन बनाती जाती थी। ये बहुत ज्यादा टाइम टेकन प्रोसेस थी, इसमें एरर आने के ज्यादा चांसेस होते थे, ठीक है। और एक फाइल को कम्युनिकेशन, जैसे डिजाइनिंग में बहुत सारे टीम्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी टीम होती है, उसका एक कम्युनिकेशन होता है, उसके कारण एक कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिससे एक डिजाइन रेडी होती है, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा गैप हो जाता था, टाइम बहुत लगता था जब कंप्यूटर्स नहीं थे। बट नाउ टाइम जब कैड आ गया है, ठीक है, कैड कंप्यूटर आ गया है, तो जो भी डिजाइनिंग करते हैं अपन कैड की हेल्प से, कंप्यूटर एडेड डिजाइन की हेल्प से। तो अब सिनेरियो कुछ इस टाइप से बन गया है कि एक डेस्क के में आपके पास मॉनिटर है, रिमोट है, एक टूल है आपके पास माउस, जिसकी हेल्प से आप सारी स्केच कमांड हो गई, मॉडिफाइड कमांड हो गई, सारी को एक्सेस कर पाएंगे। नहीं तो जब कैड नहीं था तो आप पेंसिल्स होती थी, इरेजर्स होते थे, उनकी हेल्प से आप डिजाइन को रेडी कर पाते थे। बट यहाँ पे कैड आने से आपके पास नीट एंड क्लीन एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन आपके पास है। अब कैड कंप्यूटर आ जाने से आप डिजाइन रेडी तो नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की नीड होगी हार्डवेयर के साथ, तो आप डिजाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इसके बाद कि डिजाइन की नीड क्यों है मैकेनिकल इंडस्ट्री पे। तो यहाँ पे देखो, मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन डिजाइन, you can create solution to solve a specific problem or address a particular human need. Design is a crucial branch of study in mechanical engineering and required a good knowledge of various subjects including engineering mechanics, kinematics, statics and dynamics, ठीक है। अब डिजाइन एक प्रोसेस है, ठीक है। तो एक डिजाइन की प्रोसेस अपन यहाँ पे देखेंगे और इसके आगे अपन देखेंगे किस किस सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपन डिजाइनिंग को परफॉर्म करते हैं मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंदर।
डिजाइन करने से पहले सबसे पहले माइंड में एक टास्क होता है, डिजाइन का मतलब है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन से पहले एक प्रॉब्लम आती है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे देखोगे आप, डिफाइन द प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे, तब जाके आप सॉल्यूशन को देखेंगे। पहले प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, फिर ब्रेन स्ट्रॉम करेंगे, उसका मंथन करेंगे आप, फिर रिसर्च करेंगे उसके आइडियाज के ऊपर कि उसका क्या क्या आइडियाज और क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। इस्टेब्लिश करेंगे क्राइटेरिया कि इतने क्राइटेरिया के अंदर आपका डिजाइन रेडी होना चाहिए। ठीक है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका कोई काम का डिजाइन नहीं रहेगा। और उसके बाद जब इतना कुछ करने के बाद आप एक रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे, तो फिर आप एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी देखेंगे कि उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन और क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैकेनिकल डिजाइनिंग के अंदर प्रोडक्ट डिजाइनिंग, पार्ट डिजाइनिंग, मशीन कंपोनेंट डिजाइनिंग सारी कैटेगरी आती है। ठीक है, यहाँ पर पार्ट डिजाइनिंग की बात करें अपन, तो जैसे आप ड्रिंक करने के लिए आप वाटर बना रहे हो, वाटर ड्रिंक करने के लिए एक वाटर बोतल बना रहे हैं। ठीक है, तो आप नॉर्मल कैप वाली वाटर बोतल बना सकते हैं, बट वहीं पे इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन ये है कि सिपर वाली वाटर बना सकते हैं। ठीक है, तो सिपर वाली वाटर से आप क्या कर पाएंगे, इजीली आप वाटर को ड्रिंक कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी कन्वीनियंस रहेगा, आपके एर्गोनॉमिक रहेगा, उसके हिसाब से आप अल्टरनेट सॉल्यूशंस भी देखेंगे, और कॉस्टिंग को भी कंसीडर करते हुए। और आपका जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज क्या अवेलेबल हैं, आपके पास इतनी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, और जिस तरीके से आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो आपकी डिजाइनिंग एफिशिएंट नहीं रहेगी। इसके बाद एक आप सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद की एक अप्रोच सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई आपको सिपर वाली बोतल बनानी है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और या ओपन कैप वाली आप बॉटल को कंसीडर करना चाहते हैं। आप यहाँ पर एक अप्रोच कर लिया कि भाई आपको सिपर वाली बॉटल बनानी है। इसके बाद आप डेवलप करेंगे, डिजाइन का प्रपोजल डेवलप करेंगे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट को। ठीक है, इसके बाद वो एक प्रोटोटाइप बना लेंगे मॉडल्स का, स्केच की हेल्प से, ये क्ले की हेल्प से, कि भाई ये आपकी डिजाइन होने वाली है। ठीक, इसके बाद टेस्ट और इवेल्युएट करेंगे कि वो डिजाइन परफेक्ट है या नहीं। ठीक है, फिर अगली स्टेप आती है रिफाइन द डिजाइन। फिर उसमें क्या होगा कि उतनी फाइन नहीं होगी वो डिजाइन, जब फर्स्ट में बनेगी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। डिजाइन बनेगी, उसके बाद आपको लगेगा कि यहाँ से और सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिफाइन करेंगे, देन एक आप फाइनल एक रिजल्ट को क्रिएट कर लेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, जब कंप्लीट सॉल्यूशन में पहुंच जाओगे, तो आप उसका यूज करोगे। जब आप उसका यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि एक कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी यूज कर रही है आपका जो डिजाइन आपने डेवलप किया है। ठीक है, उससे उसका एक फीडबैक आएगा, एक रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उससे रिजल्ट मिलेगा, उस फीडबैक के हिसाब से आपको क्या, आपको उस डिजाइन को इम्प्रूव करना है, नहीं करना है, या आपकी डिजाइन कंप्लीट है, आपको उस फीडबैक से क्लियर हो जाएगा। अगर फीडबैक में है कि आपके चांसेस हैं, स्कोप है आप में उसको सुधारने का, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो आप फिर इस साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस है मैकेनिकल डिजाइनिंग की। ठीक है, अभी यहाँ पे टाइप्स देख लेंगे मैकेनिकल डिजाइनिंग के अंदर। तो यहाँ पे 3 टाइप्स गिवन है आपको। एडेप्टिव डिजाइन, एडेप्टिव डिजाइन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले कोई सी मैकेनिज्म की हेल्प से आपने कोई डिजाइन रेडी की। ठीक है, तो वो एडिप्टिव डिजाइन के अंतर्गत आएगी। जैसे बहुत सारे मैकेनिज्म की हेल्प से आपने बाइसाइकिल बना ली। ठीक है, तो ये एडेप्टिव डिजाइन के अंदर आएगी। मैकेनिज्म की हेल्प से, एन नंबर ऑफ मैकेनिज्म की हेल्प से आप किसी डिजाइन को रेडी करते हैं, ये एडेप्टिव डिजाइन के अंतर्गत आएगी, जिसके एग्जांपल है बाइसाइकिल है, मैकेनिकल वॉच है। सेकंड डिजाइन का टाइप है डेवलपमेंट टाइप। डेवलपमेंट टाइप में क्या होता है कि अपन 2 एडेप्टिव टाइप की डिजाइन, ठीक है, मतलब 2 नंबर ऑफ एडेप्टिव डिजाइन को एक कम क्लब करके, ठीक है, कपल्ड करके अपन डेवलपमेंट डिजाइन रेडी करते हैं। आपने बाइसाइकिल डिजाइन कर लिया, एक आईसी इंजन डिजाइन कर लिया, आईसी इंजन और बाइसाइकिल को आपने क्लब किया, तो आपने एक मोटरसाइकिल डिजाइन कर लिया। ठीक है, तो जो मोटरसाइकिल डिजाइनिंग है, ये डेवलपमेंट डिजाइनिंग के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आता है थर्ड टाइप ऑफ डिजाइनिंग, ओरिजिनल डिजाइन। ओरिजिनल डिजाइनिंग में क्या होता है कि जो न्यू कॉन्सेप्ट आते हैं जो डिजाइनिंग के, इससे पहले उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जैसे अपन यहाँ पे बात करें एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग की। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट से पहले कोई सॉल्यूशन नहीं था हवा में उड़ने के लिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट में जो एयरक्राफ्ट डिजाइन हुआ, वो ओरिजिनल डिजाइन की कैटेगरी पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप्स हैं मैकेनिकल डिजाइनिंग के। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टर्म्स देखने को मिलेंगे आपको मैकेनिकल डिजाइनिंग में, कैड, कैम और सीएई। तो कैड मीन्स होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। इसके अंदर क्या अपन डिजाइन में कंप्यूटर्स पे करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। अगला टर्म्स मैंने बोला कंप्यूटर एडेड एनालिसिस, एनालिसिस बोल रहे हैं, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग बोलिंग। सीएई का मतलब इसके अंदर क्या अपन सिमुलेशंस परफॉर्म करते हैं
और आपकी डिजाइन को वेरीफाई करते हैं कि आपकी डिजाइन वैलिडेट है या नहीं विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशंस। नेक्स्ट टर्म है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम। इसके अंदर क्या होगा, आप जो कंप्यूटर में डिजाइन रेडी करेंगे, कंप्यूटर की कमांड की हेल्प से आप मशीन को ऑपरेट करके उस ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर जॉब को बना पाएंगे, तो ये कैम की कैटेगरी पे आएंगे। तो अपन इसके लिए देखेंगे कि कैड की कैटेगरी में कौन से सॉफ्टवेयर लाई करते हैं, कैम की कैटेगरी में कौन से सॉफ्टवेयर लाई करते हैं, और सीएई की कैटेगरी में, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग की कैटेगरी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर लाई करते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे 7 सॉफ्टवेयर है अपने पास जिसकी हेल्प से अपन कैड, कैम और सी सबको परफॉर्म कर पाएंगे। सबसे फर्स्ट सॉफ्टवेयर है अपना ऑटोकैड। ऑटोकैड सेकंड सॉफ्टवेयर है अपना क्रियो जिसको प्रोई भी बोलेंगे। थर्ड सॉफ्टवेयर है केटिया एंड फोर्थ सॉलिडवर्क। फिफ्थ है फ्यूजन 360 एंड सिक्स है एनसिस और लास्ट है अपना यूनिग्राफिक्स एनएक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ऑटोकैड की बात करेंगे। ऑटोकैड ऑटोडेस्क कंपनी का सॉफ्टवेयर है। मेनली मैकेनिकल के अंदर ऑटोकैड का यूज 2D डिजाइनिंग के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए। यहाँ पे मैकेनिकल पे आपके पास 3D के भी टूल्स हैं। लाइक यहाँ पे देखो, ये मैकेनिकल का इंटरफेस है आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे 3D का वर्क ये परफॉर्म किया है, ये जॉब बनाई गई है। ठीक है, बट 3D के इतने इफिशियंट टूल नहीं है मैकेनिकल के में, ऑटोकैड के अंदर। ठीक है, तो अपन इफिशियंट टूल के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। हालांकि इसमें भी 3D के टूल्स हैं तो अपन उनको भी परफॉर्म करते हैं, उनको भी चला के देखते हैं, बट मेनली अपन इस पे 2D बेस्ड वर्क करते हैं। ठीक है, तो 2D बेस्ड वर्क के लिए जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल असाइनमेंट की हेल्प से बताना चाहूंगा। लाइक कोई स्केच बनाना है आपको किसी मशीन कंपोनेंट का। स्केचेस की बात करें, जैसे ब्लॉक बनाना है आपको, ये ब्लॉक बनाना है, तो ये ब्लॉक का स्केच बनाओगे आप, तो आप ऑटोकैड के अंदर बनाएंगे। ठीक है, ये ब्लॉक हो गया आपका इस तरीके से। ये 2D स्केच की कैटेगरी में है। इस डिजाइन 2D स्केच की कैटेगरी में मतलब आप टू डायमेंशनल पे वर्क कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। एक्स एक्सेस हो, एक्स वाई एक्सेस हो सकती है, वाई जेड एक्सेस हो सकती है, जेड एक्स एक्सेस हो सकती है। इसमें हाइट या डेप्थ नहीं रहती, तो ये 2D डिजाइन की कैटेगरी के वर्क हो गए मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ऑटोकैड में ही आप आइसोमेट्रिक का यूज कर पाएंगे। आइसोमेट्रिक का यूज, आइसोमेट्रिक डिजाइन कर पाएंगे। आइसोमेट्रिक डिजाइन का मीनिंग क्या हो गया, आपको किसी 3D मॉडल्स को आपको 2D प्लेन पे शो कराना है। लाइक आपकी लैपटॉप की स्क्रीन ये 2D स्क्रीन है, बट आप यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पिक्टोरियल देख पा रहे हैं ये 3D में देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आइसोमेट्रिक व्यू पे, पोजीशन पे प्लॉट है। तो आइसोमेट्रिक व्यू क्या होगा कि यहाँ पे अगर 360 पे आप 3D में कोई व्यू देखना चाहेंगे तो आपको 360 पूरा एंगल की नीड होगी। आप आपके पिक्टोरियल को एक्स वाई जेड 3D की एक्सिस हो गई, हर एक्सिस से 120 डिग्री का एंगल बनाते हो, इसको टेपर्ड रख दोगे, तो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को आप 2D प्लेन पे देख पाओगे 3D में। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक डिजाइन हो गई। आइसोमेट्रिक डिजाइन के अंदर आपको कुछ इस तरीके से डिजाइनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अगले बात करेंगे अपन यहाँ पे प्रोजेक्शंस की कैटेगरी पे क्या होगा, जब आपने 3D मॉडल्स को 2D स्क्रीन पे शो तो करा दिया, बट जब आप उसको कंप्लीटली ड्राफ्ट करेंगे, तो आप ड्राफ्ट नहीं कर पाएंगे। जब यहाँ पे देखो, आपने 3D ऑब्जेक्ट को 2D स्क्रीन पे तो प्लॉट करा दिया, बट कुछ हिडन पार्ट है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, ये लास्ट एज हिडन है। यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे लीनियर एज है या सर्कुलर पार्ट है या स्प्लाइंस है। वहाँ पे आप यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि उसकी पोजीशन क्या है। तो आप विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन उसका व्यू निकाल पाएंगे, फ्रंट, टॉप, राइट, जो आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पे पढ़ा होगा। तो आप उसके अलग अलग साइड से व्यूज निकाल के उसकी ड्राफ्टिंग कर पाएंगे। तो जो अलग अलग साइड से भी टॉप, फ्रंट, राइट जो व्यूज निकालेंगे, आप प्रोजेक्शंस की हेल्प से निकालेंगे, तो ये वर्क भी आपका ऑटोकैड के अंदर परफॉर्म होगा। इसके बाद जो 3D का जो पोर्शन गिवन है ऑटोकैड के अंदर, ठीक है, जो देखेंगे वो इस तरीके से, जो पार्ट्स बनाना है 3D मॉडलिंग के, इस टाइप के अपन पार्ट ऑटोकैड के अंदर बनाएंगे। ज़्यादा इफिशियंट टूल नहीं है, इसलिए अपन ऑटोकैड को 3D में फर्दर आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑटोकैड के अंदर पार्ट मॉडलिंग तो पॉसिबल है, बट इसके अंदर असेंबली पॉसिबल नहीं है। तो आप सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट बना के डिज़ाइन आपकी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो आपको असेंबली की नीड होगी। ठीक है, इसके बाद ऑटोकैड के अंदर देखेंगे ड्राफ्टिंग। जब आप आपकी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के अंदर बना पाएंगे, जब आप उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहुंचाएंगे, ठीक है, तो आपको ड्राफ्ट करके पहुंचाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को।
तो इस तरीके से टेम्पलेट पे आप आपका डिजाइन को कंप्लीटली ड्राफ्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। और जो आपकी ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग कम्युनिकेशन होगा डिजाइनर और मैन्युफैक्चरिंग के बिटवीन का, ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये आपकी ड्राफ्टिंग हो गई। इतना सारा वर्क अपन ऑटोकैड के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, प्रोई प्रोई या क्रियो। इसके इस सॉफ्टवेयर के अंदर इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस दिखाता हूं मैं आपको। क्रियो का इंटरफेस इस टाइप से होगा, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल, ये किसी ह्यूमन की बॉडी को कंप्लीटली 3D में मॉडल कर दिया है, ठीक है, डिजाइन कर दिया है। तो क्रियो के अंदर आपको यहाँ पे सेम असाइनमेंट पे चले जाएंगे। असाइनमेंट पे मैंने आपको बताया क्रियो के अंदर भी आपके स्केचेस के वर्क होंगे, ठीक है, स्केच के वर्क होंगे। फर्दर आगे आपके 3D मॉडलिंग के वर्क होंगे। 3D मॉडलिंग के वर्क के बाद आपके सीट मेटल्स के वर्क परफॉर्म करेंगे। जब आप 3D मॉडलिंग कर लेंगे, यहाँ से देखिए आप जब 3D पार्ट्स बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से नट बोल्ट जब पार्ट्स मॉडलिंग करना आप जब सीख जाएंगे, ठीक है, तो आप असेंबली में आ जाएंगे। आप असेंबली करने के लिए आप वेरियस कंपोनेंट्स को मिला के आप एक कंप्लीट मशीन बनाएंगे, ठीक है। तो वेरियस कंपोनेंट्स तो आपने डिजाइन करना सीख लिया, फिर इसके बाद जब असेंबली बनाएंगे तो असेंबली के लिए आप क्रियो ही पिक करेंगे, ठीक है। जब क्रियो पे आपने पार्ट मॉडलिंग की है तो हाँ, यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल है असेंबली का, बेंच वाइज असेंबली, ठीक है। तो बेंच वाइज में क्या है, आपके पास कितने पार्ट हैं, बेस प्लेट है आपकी, ठीक है, वाइज जो है, और इस तरीके से वेरियस पार्ट्स की हेल्प से आपने एक कंप्लीट मैकेनिज्म की हेल्प से एक मशीन डिजाइन कर ली जो किसी भी चीज को होल्ड कर सकती है, क्लेम कर सकती है, ठीक है। तो ये आपका असेंबली हो गया। असेंबली के बाद क्या देखेंगे, यहाँ पे आप सीट मेटल्स के वर्क देखेंगे। क्रियो के अंदर ही सीट मेटल्स के वर्क क्या होते हैं, जैसे जब आप पार्ट मॉडलिंग करते हैं तो वो सॉलिड बनते हैं, ठीक है, सॉलिड मॉडलिंग बोलेंगे उसको। सीट मेटल्स के वर्क भी सेम है, बट इसकी ऑपरेशंस अलग होने के कारण इसका कैटेगरी अलग कर दिया है। लाइक जो भी आप 6 mm की जो सीट्स होती हैं उससे बिलो जब आप वर्क परफॉर्म करते हैं 6 mm से बिलो, तो वो सीट मेटल की कैटेगरी पे आते हैं। इसके वर्क अलग अलग होते हैं, लाइक पंचिंग का वर्क होता है इसमें, आपका फॉर्मिंग का वर्क होता है, आपका एम्बोजिंग का वर्क होता है, आपका डिवोजिंग का वर्क होता है, आपका बेंडिंग का वर्क होता है। तो इस टाइप के जो वर्क होते हैं ये सीट मेटल कैटेगरी के अंदर होते हैं। तो इस टाइप के वर्क परफॉर्म करने के लिए अपन सीट मेटल के मॉड्यूल पिक करेंगे जो अपन क्रियो के अंदर कर पाएंगे, ठीक है। आपके लाउडर्स लगाने, ठीक है, इस टाइप के वर्क, वेंट वगैरह बनाने, ये सीट मेटल के वर्क के, इलेक्ट्रिक पैनल्स वगैरह बनाने, ये आपके सीट मेटल्स के वर्क के अंदर कैटेगरी पे आएंगे। अगला वर्क है सरफेसिंग का वर्क, जो भी आप क्रियो के अंदर परफॉर्म कर पाएंगे। सरफेसिंग में क्या होता है कि जब आपकी ऑड इवन ज्योमेट्री होती है, ठीक है, लाइक ऑड इवन का मतलब ये कि आपके हर पॉइंट पे डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे कार का बोनट देखेंगे आप या बम्पर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे आपके डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। जैसे सिंपल डिजाइन की बात करें, जैसे 3D मॉडलिंग की, जब 3D मॉडलिंग जैसे एक आपको सीट बनानी, सीट प्लेट बनानी, तो आप अगर आपको हम 3 डायमेंशन देंगे, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, तो आप सीट डिजाइन कर पाएंगे, बड़ी से बड़ी सीट, उसमें आपके डायमेंशन इतने वेरी नहीं कर रहे। बट यहाँ पे सीट मेटल सॉरी सरफेसिंग में देखा जाए तो यहाँ पे हर पॉइंट पे आपके डायमेंशन वेरी कर रहे हैं। कार के बम्पर्स हो गया, हेयर ड्रायर की हाउसिंग हो गई, इस तरीके से हेलमेट्स हो गए, ये आपके बैडमिंटन हो गया, ये आपकी सॉफ्ट ट्रे हो गई। तो यहाँ पे डायमेंशन वेरी कर रहे हैं, तो ये अपन ये वर्क, इस टाइप के वर्क जो है सरफेसिंग के अंदर परफॉर्म करेंगे। इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर जीरो थिकनेस कंसीडर करके चलता है मटेरियल की, इसके कारण मटेरियल फ्लेक्सिबल होता है, वो किसी भी तरीके से बेंड, रोटेट, ट्विस्ट हो सकता है। तो इसके कारण ये जो कैटेगरी है तो डिजाइनिंग में, ये सरफेसिंग की कैटेगरी में होती है। जब आपका डिजाइन रेडी हो जाता है जीरो थिकनेस के साथ, इसके बाद आप उसको थिकनेस दे दें और आप उसको ड्राफ्ट कर दें कंप्लीटली। ये आपकी सरफेसिंग की कैटेगरी के वर्क हैं, ये भी आप क्रियो के अंदर परफॉर्म कर पाएंगे। इसके बाद क्रियो में आप रेंडरिंग कर पाएंगे। तो रेंडरिंग के लिए मैं कुछ एग्जांपल दिखा दूंगा। रेंडर क्या होते हैं आपके, कोई भी आपकी जो डिजाइन आप डिजाइन करोगे, ठीक है, उसको रियलिस्टिक शो कराना है, ठीक है, एक फोटो फॉर्म में शो कराना है प्रेजेंटेशंस के लिए, तो आप रेंडरिंग रेंडरिंग का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो
ये कटर है जो डिजाइन किया है, ये रेंडर है इसलिए आपको एकदम रियलिस्टिक दिख रहा है। जैसे ये जो वॉल दिख रहा है आपको, ये वॉल भी आपको रियलिस्टिक इसलिए दिख पा रहा है कि ये रेंडर है। यहीं पर मैंने आपको ये जो मैन दिखाया है अभी, ये विदाउट रेंडरिंग है, तो ये डिफरेंस देख पाओगे आप कि रियलिस्टिक नहीं दिख रहा है। ये मैन जैसा लग रहा है ये मॉडल, बट रियलिस्टिक नहीं लग रहा। ये सारे वर्क आप क्रियो के अंदर परफॉर्म करवाएंगे, स्केचेस के, सीट मेटल्स के, सरफेसिंग के, पार्ट मॉडलिंग का, असेंबली का, रेंडरिंग का, ये सारे वर्क आप सीट में क्रियो के अंदर परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पिक करते हैं जिस केटिया। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है केटिया। केटिया का इंटरफेस देखेंगे आप तो यहाँ पे केटिया का इंटरफेस कुछ इस तरीके से केटिया का इंटरफेस रहेगा। केटिया देखो, हर सॉफ्टवेयर अपने आप में स्पेसिफिक है कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल से। लाइक जैसे क्रियो की जब अपन ने बात की है, तो क्रियो के अंदर पार्ट मॉडलिंग, सीट मेटल्स और असेंबली के वर्क बहुत अच्छे से परफॉर्म होते हैं। उसमें बहुत सारे टूल्स हैं जिसकी हेल्प से आप कंप्लीटली इन तीनों टास्कों को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। बट वहीं पे सरफेसिंग की बात आती है, तो सरफेसिंग के इतने एफिशिएंट टूल नहीं है क्रियो के अंदर। ठीक है, तो अपन केटिया पे स्विच करते हैं। तो केटिया सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको स्केचेस के वर्क हैं, पार्ट मॉडलिंग का वर्क है, देन आफ्टर आपका असेंबली का वर्क है। इसके बाद आप सीट मेटल के भी वर्क परफॉर्म कर पाएंगे, सरफेसिंग के वर्क भी, और ड्राफ्टिंग। ठीक है, ड्राफ्टिंग हर सॉफ्टवेयर में होगी, क्योंकि ड्राफ्टिंग जो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में डिजाइन किया है उसका सीट में फॉर्मेट हो गया। ठीक है, वो ड्राफ्ट कहलाएगा आपको। तो जो केटीएस सॉफ्टवेयर है, ये है आपका उसका इंटरफेस। और केटीएस सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी सरफेसिंग के टूल्स बहुत ज़्यादा गिवन है आपको। ठीक है, आपको 100+ कमांड्स अवेलेबल है यहाँ पे सरफेसिंग की। तो सबसे एफिशिएंट सरफेसिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर माना जाता है वो आपका केटीएस सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, तो केटीएस सॉफ्टवेयर। इसके बाद अब आगे बात करेंगे सॉफ्टवेयर, अपना फोर्थ सॉफ्टवेयर है सॉलिड वर्क। सॉलिड वर्क और क्रियो प्रो ही जो सॉफ्टवेयर है, ये लगभग सिमिलर सॉफ्टवेयर है। सॉलिड वर्क थोड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर के अंदर भी आप स्केचेस के टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, स्केचेस के टास्क के बाद आप इसमें पार्ट मॉडलिंग कर पाएंगे। ठीक है, पार्ट मॉडलिंग कर पाएंगे, जैसे मैंने बताया था, जब पार्ट मॉडलिंग कर लेंगे तो इसमें असेंबली कर पाएंगे आप। असेंबली के बाद आप सीट मेटल्स के वर्क भी इसमें परफॉर्म कर पाएंगे, सरफेसिंग के वर्क भी परफॉर्म कर पाएंगे। बट सरफेसिंग के वर्क टूल्स इसमें भी इतने इफिशिएंट नहीं है, आपको सरफेसिंग के लिए केटीएम ही स्विच करना पड़ेगा। जैसे आपको कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनानी है कार के बम्पर्स, या बहुत ज़्यादा एरोस्पेस में बोइंग का डिज़ाइन बनाना है, तो इस तरीके से आप सरफेसिंग के लिए आप केटीएम में स्विच करेंगे। बट सॉलिड वर्क में भी टूल्स हैं, सॉलिड वर्क के जितने टूल्स हैं उसकी हेल्प से जितनी डिज़ाइन पॉसिबल हो सकती है वो भी अपन कवर करेंगे। सॉलिड वर्क का आपको इंटरफेस में दिखाऊं, यहाँ पे आपको सॉलिड वर्क का इंटरफेस कुछ इस टाइप से रहेगा। इसके अंदर आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये व्हीकल डिजाइन हुआ है, एक बाइक का डिजाइन रनिंग चल रहा है, ये बाइक का डिजाइन इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं सॉलिड वर्क्स के अंदर पार्ट मॉडलिंग के बाद आफ्टर असेंबली पे। ठीक है, इसके अंदर मोशंस भी देखने को मिलेंगे। जब आप डिजाइन कर पाएंगे, उसे असेंबल कर पाएंगे, तो उसको मोशन भी करके देखेंगे कि आपकी डिजाइन वैलिड है क्या नहीं। तो यहाँ से मोशन देख पाएंगे, यहाँ पे पुली और बेल्ट का अरेंजमेंट है यहाँ पे। जब इसको मोशन करा के देखेंगे तो ये देखो ये परफेक्टली आपके मोशंस में है। तो आप यहाँ से डिजाइन वैलिडेट कर पाएंगे। और अलग अलग पुली साइज का होने के कारण यहाँ पे देखो रेसो भी चेंज है इनका। तो ये आपका मोशंस के वर्क भी होंगे सॉलिड वर्क के अंदर। और सॉलिड वर्क में सीट मेटल्स का वर्क बहुत अच्छा है। जैसे सीट मेटल्स की बात की थी मैंने, 6 mm से बिलो के जो भी मटेरियल्स जिसमें सीट मेटल्स की ऑपरेशंस होती हैं वो सीट मेटल की कैटेगरी के वर्क के अंदर आएंगे। तो ये सीट मेटल्स के वर्क भी होंगे इसके अंदर, सरफेसिंग के वर्क भी होंगे, आपके असेंबली और मोशंस भी बता दिए हैं मैंने। और इसके बाद आप इसमें रेंडरिंग कर पाएंगे। रेंडरिंग क्या है, जो मैंने आपको दिखाया था, इसका रेंडर भी बहुत अच्छा है। इससे भी अच्छा रेंडर आपका किसका देखने को मिलेगा, आपको क्रियो का देखने को मिलेगा। ये रेंडरिंग है, जैसे यहाँ पे प्रेस टूल है, ये आपका सीट मेटल का पंचिंग का फॉर्म करने के लिए सीट को ये प्रेस टूल डिजाइन करके जो रेंडर, ये आपके रेंडर हो गए, रियलिस्टिक दिख रहा है आपको ये, तो ये रेंडर के वर्क हो गए। तो ये भी आप सॉलिड वर्क के अंदर कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपना जो सॉफ्टवेयर आएगा
फ्यूजन 360 सॉफ्टवेयर भी ऑटोडेस्क कंपनी का सॉफ्टवेयर है, जो ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर है अपना। तो फ्यूजन 360 के अंदर भी आप स्केचेस बना पाएंगे, पार्ट मॉडलिंग कर पाएंगे, पार्ट मॉडलिंग के बाद आप असेंबली कर पाएंगे, असेंबली के बाद इसमें भी सीट मेटल और सरफेसिंग के वर्क होते हैं, देन ड्राफ्ट और रेंडरिंग कर पाएंगे। ठीक है, इसकी स्पेशलिटी ये है फ्यूजन 360 की, ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बाकी के जो अभी अपने सॉफ्टवेयर देखे हैं, जो एडवांस सॉफ्टवेयर देखा, इनका साइज बहुत बड़ा होता है, लाइक 4 GB, 5 GB, 10 GB, 15 GB तक इनका सेटअप का साइज जाता है। ठीक है, तो इनके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होता है सिस्टम का, वो बहुत हाई चाहिए होता है। ठीक है, और इनकी पोर्टेबिलिटी नहीं होती है, लाइक जैसे आप कहीं चले गए तो आप पोर्टेबल नहीं है इजीली, आपके लिए आपने आपका सिस्टम या लैपटॉप घर पे छोड़ दिया, तो आप दूसरे सिस्टम में एक्सेस करने के लिए बहुत टाइम कंज्यूम, उसमें इंस्टॉलेशन करोगे आप, तो उसमें टाइम कंज्यूम होगा। तो उसके लिए क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया ऑटोडेस्क ने। इसका साइज सिर्फ 22 MB होता है। ठीक है, तो इस टूल को आप किसी भी लैपटॉप में इजीली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर पाएंगे और वर्क परफॉर्म कर पाएंगे। ये क्लाउड बेस्ड होने के कारण इसका जो सारा डाटा होता है फाइल का, आपकी क्लाउड प्रोफाइल पे सेव होगा, तो आप किसी भी सिस्टम में आपकी आईडी को लॉगिन करके इसे परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसमें भी ये सारे वर्क होते हैं, बट इसमें जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग के वर्क होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा टूल्स की नीड होती है, बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग के टूल्स की नीड होती है, कर्वेचर, लाइक फिलेट्स, चैम्फर्स और राउंडिंग्स की और रेंडर्स की। तो इसके लिए प्रोडक्ट डिजाइनिंग में सबसे ज़्यादा वर्क ये करते हैं अपन फ्यूजन 360 का। जैसे यहाँ पे कटर डिज़ाइन है, ये प्रॉपर वर्किंग में, इसको रेसिप्रोकेट करा के देख पाओगे आप, तो ये फ्यूजन 360 का वर्क है। तो इस तरीके से आप ये फ्यूजन 360 का वर्क देख पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, एनसिस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एनसिस सॉफ्टवेयर ये आपका किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है? अभी तक जो बात करे थे अपन ने कैड के सॉफ्टवेयर की बात किए थे, ऑटो कैड, क्रियो, पीटिया, सॉलिड वर्क एंड फ्यूजन, ये कैड की कैटेगरी के सॉफ्टवेयर है। इसमें आप डिजाइनिंग के वर्क परफॉर्म कर पाएंगे। जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की जो अपन बात करने वाले हैं एनसिस सॉफ्टवेयर, ये सीएई सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आप सिमुलेशन की हेल्प से आप चेक कर पाएंगे कि आपकी डिजाइन वैलिड है क्या नहीं। अभी अपन ने मैकेनिज्म और मोशंस की हेल्प से देखा कि मोशन परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं, बट जब एनालिसिस की बात आती है कि जब मोशंस के कारण या मशीन कंपोनेंट जिसके अंदर मैकेनिकल ऑपरेशंस हो रही हैं, उसके इंटरनल एलिमेंट्स में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो अपन सिमुलेशंस की हेल्प से देखेंगे। फाइनाइट एलिमेंट मेथड पर ये वर्क करता है एनसिस सॉफ्टवेयर। इसके जैसे और भी सॉफ्टवेयर, एबेकस सॉफ्टवेयर हो गया, हाइपरमेश हो गया, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। अभी अपन फिलहाल एनसिस देखेंगे। तो एनसिस में देखो क्या क्या मॉड्यूल कवर करते हैं अपन। स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर क्या आप लोड फोर्स वगैरह को एक्ट करके आप चेक कर पाएंगे कि आपके कंपोनेंट, जैसे यहाँ पे बीम है, बीम के ऊपर एक रोलर से फोर्स जनरेट करना है, किया जा रहा है, और दोनों एंड पे इसके रोलर सपोर्ट है। इसके कारण बीम और रोलर्स पे क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे इंटरनल एलिमेंट पे, ये आप देख पा रहे हैं। ये एनालिसिस के वर्क परफॉर्म होंगे। यहाँ पे आपका हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर डिजाइन हुआ है, इसका एनालिसिस करेंगे, थर्मल एनालिसिस, ये भी आपका एनसिस के अंदर होगा। यहाँ पे हीट नीचे वाली ट्यूब से जनरेट हो रही है और ऊपर के साइड, ऊपर वाली ट्यूब से जनरेट हो रही है और फ्लो होते हुए तो नीचे ट्यूब में आके देखो ये पूरा आपका कन्वेक्शन हो गया। यहाँ पे हीट आपकी डिसिप्यूट हो रही है। तो हीट डिसिप्यूट किस पर्टिकुलर एरिया पे कैसी हो रही है, हीट के क्या इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, आप ये थर्मल एनालिसिस एनसिस के अंदर देख पाएंगे। इसके बाद आता है इसमें मॉडर्न एनालिसिस। मॉडर्न एनालिसिस के अंदर अपन वाइब्रेशंस के ऊपर स्टडी करते हैं। जब मशीन, जब आप पार्ट मॉडल कर पाएंगे, उसको असेंबल कर पाएंगे, उसमें मैकेनिज्म लगाएंगे, उसमें मोशन लाएंगे, तो नॉर्मल है कि उसमें वाइब्रेशंस भी जनरेट होंगे। तो वाइब्रेशन का एनालिसिस करने के लिए भी एनसिस पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, एक ब्रिज डिजाइन हुआ है, ब्रिज के ऊपर जो वाइब्रेशन जनरेट होगा, यहाँ पे रैंडम वाइब्रेशन है। एक रैंडम वाइब्रेशंस की हेल्प से आप देख पाएंगे कि इसमें मैक्सिमम कितना वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये एनालिसिस आप एनसिस पे परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट एनालिसिस है आपका सीएफडी एनालिसिस। सीएफडी, सीएफडी फ्लूइड, फ्लूइड कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड के अंदर क्या होगा, आपके वेपर्स भी आएंगे, वाटर्स भी आएगा, आपका लिक्विड भी आएगा। ये सारी कैटेगरी के एनालिसिस होंगे। आपका सीएफडी के कैटेगरी पे आएगा। जैसे आपने यहाँ पे प्लेन जेट इंजन डिजाइन किया, जेट इंजन की जो ब्लेड्स हैं, ठीक है, ब्लेड्स यहाँ पे एयर का फ्लो, एयर से टकराएंगी तो कितना एयर पास करेंगी, कितना थ्रस्ट, मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करेंगी। तो आप सीएफडी एनालिसिस की हेल्प से आप इसको देख पाएंगे कि आपकी ब्लेड की डिजाइन किस एंगल पे होनी चाहिए, जिससे उसका एरोडायनेमिक्स अच्छा होगा, आप एफिशिएंट तरीके से उसको थ्रस्ट दे पाएंगे। ठीक है,
या सीएफडी की एक अलग, यहाँ पे तो अपन ने एयर का एग्जांपल देखा, अगला एग्जांपल देखेंगे जैसे फ्लूइड का एग्जांपल देखेंगे। जैसे आपने वॉश बेसिन डिजाइन किया, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी ऑटो मैकेनिकल डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर से ही होता है। तो आपने डिजाइन किया वॉश बेसिन, तो उसमें देखेंगे कि कितना इफिशिएंट तरीके से उससे वाटर निकल जाता है, पास आउट हो जाता है, ठीक है। अगर वो कंप्लीटली किसी कोने से पास नहीं हो पाता है तो वो आपका गंदा होगा, ठीक है। तो आप सिमुलेशंस की हेल्प से देख पाएंगे उसको कि आपका वाटर किस तरीके से फ्लो हो रहा है उसमें, ठीक है। तो ये आपके सीएफडी एनालिसिस के अंदर होंगे। देन अगला एनालिसिस है आपका रिजिड डायनामिक्स। रिजिड डायनामिक्स में क्या होगा कि जब भी कोई भी मशीन जिसको आपने बनाया, असेंबल कर लिया, जब वो मोशंस पे आएगी तो उसके इंटरनल एलिमेंट्स पे अलग तरीके से चेंजेस देखने को मिलेंगे। लाइक एक एग्जांपल तो आप यहाँ देख ही पा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे मैं, आपने सीलिंग फैन देखा ही होगा। सीलिंग फैन एक रॉड से हैंग होता है। जब सीलिंग फैन अपनी स्टॉप कंडीशंस पे होता है तो वो रॉड पे अलग तरीके से टेंशन क्रिएट होता है, एक नॉर्मल टेंशन क्रिएट होता है, ठीक है। जब वो मोशन में आता है तो उस रॉड पे अलग तरीके से टेंशन क्रिएट होगा। तो इस टाइप का एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए अपन रिजिड डायनामिक्स का यूज करेंगे, जो कि एनालिसिस के अंदर होगा। और आप सिलेक्शन कर पाएंगे, आप वैलिडेट कर पाएंगे कि किस मटेरियल की रॉड सुटेबल होगी। आपका फैन की मैक्सिमम वेलोसिटी जैसे 200 आरपीएम पे चल रहा है या 2000 आरपीएम में चल रहा है, तो उस आरपीएम के लिए कौन सा मटेरियल और किस लेंथ और किस थिकनेस की रॉड सुटेबल रहेगी। आप ये वैलिडेट करने के लिए, सिमुलेट करने के लिए आप एनसिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। नेक्स्ट एनालिसिस है अपना एक्सप्लिट डायनामिक्स। एक्सप्लिट डायनामिक्स में आप इम्पैक्ट लोड को चेक कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं एक बार की हेल्प से कोक की बॉटल के ऊपर इम्पैक्ट डाला जा रहा है, तो उस कोक की कैन पे और आपका जो बार, जो आयरन या जो किसी भी मेटल का है, उस पे क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इस टाइप के इम्पैक्ट वाले जो एनालिसिस हैं वो एक्सप्लिट डायनामिक्स के अंदर एनसिस में देखेंगे। इसमें आप जैसे आप जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे हैं, जैसे आपने कोई व्हीकल डिजाइन किया, वो किसी ऑब्स्टिकल से टकराता है, तो ऑब्स्टिकल में कितना क्रैक आएगा और आपके व्हीकल्स में कितना क्रैक आएगा, किस तरीके से चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये सारे इस तरीके के एनालिसिस आपके एक्सप्लिट डायनामिक्स में एनसिस के अंदर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। एनएक्स, जैसे यूनिग्राफिक्स भी बोलेंगे, ये सीमेंस कंपनी का सॉफ्टवेयर है। इसका आप इंटरफेस देखेंगे तो इसका इंटरफेस ये अपना कैम सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप कैड का वर्क तो होगा एज वेल एज इसमें कैम का भी वर्क होगा। जैसे एनएक्स का इंटरफेस आप देखना चाहेंगे तो आपका ये इंटरफेस है। यहाँ पे एक चॉकलेट का जार डिजाइन किया है अभी रिसेंटली, ठीक है। तो ये जार डिजाइन किया है, अब ये मिलिंग मशीन पे इसका डाई मोल्ड बनेगा। जब आप डाई मोल्ड डिजाइनिंग भी आपका एनएक्स में आएंगे, डाई मोल्ड डिजाइन हो गया, ये सारे एनएक्स सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे। तो अब ये प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया, इसकी हेल्प से आप कोर कैविटी और स्टीपर प्लेस और एंड प्लेट्स वगैरह आप डिजाइन कर सकते हैं इसके प्रोजेक्शंस की हेल्प से। जैसे मैंने प्रेस टूल बताया था, जैसे यहाँ पे आपको प्रेस टूल देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, इसी शेप में आपका डाई मोल्ड रहता है। जैसे इसका जो अरेंजमेंट है उसी तरीके से मोल्ड का भी अरेंजमेंट होता है। तो एनएक्स सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आपने देखा, एनएक्स सॉफ्टवेयर का इंटरफेस ये है। एनएक्स सॉफ्टवेयर कैम सॉफ्टवेयर होने के कारण जो डिजाइन इसने बनाई है, ये कोड जनरेट कर देता है मशीन्स के लिए, जिससे उस कोड की हेल्प से मशीन आपकी रन कर पाती है। जैसे मैं आपको कोड दिखाऊं, ये जी और एम कोड जनरेट करता है, जो सीएनसी मशीन जो होती है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल से, जो न्यूमेरिक कंट्रोल से जो मशीन वर्क करती हैं, उसके लिए ये प्रोग्राम जनरेट कर देता है। तो इसलिए इसको कैम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। अगर इसका प्रोग्राम देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये पूरा इस जो कैन थी, जो जार था, उसका ये पूरा प्रोग्राम है। जी कोड की टर्म्स पे ये देख पाएंगे आप, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अगर आप इसको मैनुअली लिखने जाओगे तो आप एरर ला ले आओगे। इतने बड़े प्रोग्राम मैनुअली लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन कैम सॉफ्टवेयर की हेल्प से प्रोग्राम को जनरेट कर लेते हैं। तो ये आपका प्रोग्राम जनरेट कर पाएंगे कैम के सॉफ्टवेयर की हेल्प से। और यहाँ पर उसका सिमुलेशंस भी देख पाएंगे कि जब वो मशीन्स में जाएगा तो उसका सिमुलेशन किस तरीके से होगा। यहाँ पे देखेंगे आप, ये जार है, ठीक है, और जो आपका कटिंग टूल चलेगा, ठीक है, यहाँ पे कटिंग टूल से सिमुलेशन की हेल्प से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये डेवलप होगा। तो ये कैम सॉफ्टवेयर के अंदर पॉसिबल है, आपका एनएक्स यूनिग्राफिक्स के अंदर पॉसिबल है ये परफॉर्म करना, ठीक है। आगे देखेंगे एक्सप्लोडेड व्यू। एक्सप्लोडेड व्यू क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्लोडेड व्यू की बात नहीं किया। जैसे यहाँ पे देखो, जब आप
पार्ट मॉडलिंग की हेल्प से आप असेंबली जब ड्रॉ कर पाएंगे आप, तो जब असेंबल कर लेंगे तो पूरा असेंबल जैसे हिडन पार्ट हो जाएंगे, उसके अंदर बहुत सारे हिडन पार्ट होंगे। तो आप हिडन पार्ट को देखना है तो आप एक्सप्लोड व्यू का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो V8 इंजन है, आईसी इंजन है, ये पूरा असेंबल्ड है अलग अलग पार्ट से। ठीक है, तो इसके हिडन पार्ट्स को देखने के लिए इसको एक्सप्लोड करना पड़ेगा। जब मैं आपको एक्सप्लोड करके दिखाऊंगा तो इस तरीके से देखिए, इसमें हंड्रेड्स ऑफ पार्ट्स अवेलेबल हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप देख पाएंगे इसके अंदर के एक एक पार्ट देख पाएंगे। तो ये एक्सप्लोड व्यू के अंदर आएगा, जितने भी 3D मॉडलिंग असेंबली के सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर ये चीज कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर ली अपन ने सारे सॉफ्टवेयर के इंटरफेस, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, आगे देखेंगे। ठीक है, कि फ्यूचर में स्कोप क्या है डिजाइनिंग का, कौन कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें मैकेनिकल डिजाइनिंग का वर्क होता है। तो यहाँ पे देखो एरोस्पेस इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री लाइक ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक की जो कंपनी होती है, डिफेंस इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो गई, मरीन इंडस्ट्री, रेल इंडस्ट्रीज, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन इंडस्ट्री, मोल्डिंग की इंडस्ट्री, डाई इंडस्ट्रीज हो गई। ये सारी इंडस्ट्री में मैकेनिकल डिजाइनिंग का वर्क है। जैसे प्रोडक्ट डिजाइनिंग की इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, ये आपका स्कोप है, मैकेनिकल डिजाइनिंग के बाद आप इन सारी इंडस्ट्री में इजीली वर्क कर पाएंगे। ठीक है, देन आफ्टर जब आप ड्राफ्टिंग करेंगे तो वहां पे GD&T का यूज होगा। GD&T का फुल फॉर्म है ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंस। इसमें क्या आप मैन्युफैक्चरर को ये बताएंगे कि सरफेसिंग फिनिशिंग में कितना टॉलरेंस वेरिएबल है, कितना वेरिएबल नहीं है, साफ्ट है और उसका बोर है तो उसमें कितना टॉलरेंस चलेगा, कितना क्लियरेंस चलेगा। अगर आप क्लियरेंस नहीं दोगे तो कोई मशीन आपकी मोशंस में नहीं आएगी। तो कितना क्लियरेंस है, तो इस टाइप का जो मैन्युफैक्चरर को बताना है एक लैंग्वेज में, ये GD&T लैंग्वेज होगी, ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंसेस की लैंग्वेज होगी। तो जब आप डिजाइनिंग कंप्लीट करेंगे, जब ये सारा कोर्स, इसके बाद जब ड्राफ्टिंग पढ़ेंगे तो आपको GD&T भी कवर कराया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, ये ड्राफ्टिंग सीट है, यहाँ पे देखेंगे एक मैकेनिज्म पूरा कंप्लीटली असेंबली जिसका एक्सप्लोड व्यू है, अलग अलग पार्ट से आपने असेंबल किया है, ये ड्राफ्टेड है। और यहाँ पे साइड पे देखेंगे ये ड्राफ्टिंग की हुई है, ये अल्फाबेट्स में हुई है। ठीक है, AE, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे हैं कि इनके बिटवीन का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, आपके ये जो डायमेंशन है, इस डायमेंशंस के स्टाइल्स को बोलेंगे पैरामेट्रिक डायमेंशन। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे आपने डिजाइन देख भी पाया बट इसको कॉपी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके डायमेंशन आपको प्रॉपर गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो आप पैरामेट्रिक डायमेंशंस की हेल्प से कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिजाइनिंग होती है वो कर पाएंगे। इसके लिए अलग से एक डेटा सीट बनेगी, डेटा सीट में इसके डायमेंशंस होंगे, जो आपके यहाँ पे अल्फाबेट्स गिवन है उनका मीनिंग्स होगा कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये आपकी पैरामेट्रिक ड्राफ्टिंग हो गई। ये सारा वर्क अपन ऑटोमोटिव डिजाइनिंग कोर्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, देन आफ्टर ऑल, थैंक यू ऑल अटेंडीज। ओके।